हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जिस टॉपिक की आज की वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं उसका पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया था और इस टॉपिक का नाम था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको ग्रोथ के बारे में बताया था, डेवलपमेंट के बारे में बताया था, जो डेवलपमेंट यानी जो विकास होता है उसके डोमेन के बारे में बताया था, जो आपके विकास के सिद्धांत होते हैं उनके बारे में बताया था। तो पार्ट 1 वहां तक आपका कंप्लीट हो गया था। आज मैं बात करूंगा आज के इसके पार्ट 2 की, जिसमें पढ़ेंगे हम विकास की अवस्था यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। और जो विकास की जो अवस्थाएं होती है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था। ये ना सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम में आता है बल्कि सभी टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, चाहे आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो। पूरा चैप्टर ही आपका विकास का आपके टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद जो आपकी बाल विकास की अवस्था है उनको देखने के बाद आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा वो आपका यही से पूछा जाएगा जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको करा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हो आज भी आपका टॉपिक 12 ही है, कल भी आपका टॉपिक 12 था, तो आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके अलावा कुछ पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके विकास से संबंधित होते हैं, जैसे विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, किस तरीके से विकास होता है, वो पेडागोजिकल क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराता हूं उससे आपके वो लगभग कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो लगभग आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका विकास का आज की वीडियो को होने के बाद। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे यार आप लोग कर दिया करो। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। एक एक करके बात करते हैं। जितनी भी विकास की अवस्था है ध्यान से आप लोग सुनते जाना इन अवस्थाओं के बारे में, कि जो हमारा विकास हुआ है, चाहे मेरा हुआ, चाहे आप लोगों का हुआ, चाहे विश्व में कोई भी हो, उसका जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है। जब छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उससे और बड़ा होता है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उस अवस्था के अंदर बच्चा क्या क्या काम करता है, उन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। अब देखिए विकास किस तरीके से होता है उसके ऊपर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। सभी को गुड इवनिंग। ठीक जी, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अब आइए टॉपिक पर। ठीक, चलिए। अब जो विकास की अवस्था है, जो उसमें सबसे पहली आपकी अवस्था होती है जिसको कहा जाता है आपका प्री नेटल स्टेज, यानी प्रसव पूर्व अवस्था। प्री नेटल स्टेज होती है आपकी जब बच्चा मां के पेट में होता है। ठीक है, जो जब बच्चा होता है वो मां के पेट में होता है उसको कहा जाता है आपका प्री नेटल स्टेज। ये होता है आपका जब बच्चा मां के पेट में कितने दिन तक रहता है, या तो 9 महीने रहता है, या फिर कभी कभी एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है 280 दिन रहता है। तो जब बच्चा मां के पेट में होता है उसको कहा जाता है प्री नेटल स्टेज। आपको ध्यान हो, मैंने कल भी क्लास में बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है, जो बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो मां के गर्भ से शुरू हो जाता है। यानी जब बच्चा मां के पेट में होता है तब से विकास शुरू हो जाता है और आपका मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ठीक है, यानी विकास जो होता है एक कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है, हमेशा निरंतर रूप से चलने वाला प्रोसेस होता है जो मां के पेट से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो पहली जो आपकी स्टेज होती है विकास की, जहां पर बच्चे का विकास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो आपका प्री नेटल स्टेज के अंदर है। आप लोग देख सकते हो, चाहे हम लोग हो, आप लोग हो, सभी लोग हो, तो 9 महीने में कितनी जल्दी हम लोग ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्री नेटल स्टेज होगी जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आपकी शैशवावस्था, जिसको कि इन्फेंसी स्टेज के नाम से जाना जाता है, जो होती है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की। अब देखिए, इससे पहले जितने टीचिंग के एग्जाम पूछे जाते थे, कहीं कहीं पर शैशवावस्था को जन्म से लेकर 5 साल तक किया गया, कहीं पर जन्म से 2 साल किया गया। जैसे आप लोग स्टेट बोर्ड की किताब देखोगे, जैसे मध्य प्रदेश की मैंने देखी थी, ऑफिशियली जो किताब होती है वहां पर जन्म से 5 साल है। लेकिन जो पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो सीबीएसई है वो एनसीईआरटी बुक को सबसे ज्यादा फॉलो करता है। ठीक है, ये कहने वाली बात नहीं है। तो जो मैंने टाइम पीरियड लिया हुआ है, जैसे जो आपका जन्म से लेकर 2 साल तक है, जिसमें जो आपकी शैशवावस्था होती है, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं। तो अब ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसी पैटर्न पर आपको याद करना है। सबसे ज्यादा अब आपके एग्जाम में भी यही देखने को मिलता है। अब देखिए, अब यहां पर बच्चा है जन्म से लेकर 2 साल तक का, यानी बच्चा लगभग 2 साल तक का है। ये आप लोग फोटो के माध्यम से देख सकते हो। ये मेरी भांजी है जिसका नाम है किट्टो। ठीक है, मतलब प्यार से हम इसको किट्टो कहते हैं, वैसे इसका नाम जानवी है। ये लगभग 2 साल की है। अब जो 2 साल का बच्चा होता है, अब देखिए वो क्या क्या क्रियाएं करता है या क्या क्या अवस्थाओं से गुजरता है। 2 साल तक का जो बच्चा होता है शैशवावस्था के अंदर, उसमें बच्चा जो रहता है पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पर, अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। आप लोग देखते होंगे, अगर उसको कोई और दूसरा भी लेता है ना तो उसके पास नहीं जाता, गोदी के अंदर रोना शुरू कर देता है। और उसके जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके जो व्यवहार होते हैं, जो उसका बिहेवियर होता है बच्चे का, वो उसका मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जब मैं आपको मोटिवेशन वाला चैप्टर कराऊंगा, जो उसमें विलियम मैकडोगल थे, उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, और उनसे जुड़े हुए इमोशन और स्विमिंग बताए थे। वो आगे चैप्टर आने वाला है जब आपको बता दूंगा। फिलहाल आप लोग ये समझिए, जैसे बच्चे का जो भी व्यवहार होगा वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। वो कैसे होगा? मान लीजिए बच्चे को भूख लगी, 2 साल तक के बच्चे को भूख लगी, तो जब बच्चे को भूख लगती है तो कैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है? बच्चा रोना शुरू कर देता है। कैसा व्यवहार करना शुरू करेगा? रोना शुरू कर देगा। अगर बच्चा आनंद में है, जैसे यहां पर किट्टो आनंद में है, ठीक है, अगर बच्चा आनंद में है तो वो हंसना शुरू कर देगा। कैसा? हंसना शुरू कर देगा। यहां पर इसकी मम्मी यानी मेरी सिस्टर इसको हंसी दिला रही थी, ठीक है, खेल रही थी इसके साथ, तो ये हंसना शुरू कर दिया। तो यहां पर जो बच्चे के जो व्यवहार होते हैं, सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है, वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। कैसी पर? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। भूख लगेगा तो रोना शुरू कर देगा, ठीक है, और आनंद में रहेगा तो हंसना शुरू कर देगा। इस तरीके से ये बात आपकी क्लियर हुई। आगे देखते हैं।
इसी अवस्था में जब बच्चा लगभग 2 साल का होता है, उसमें बच्चे का सबसे ज्यादा फिजिकली डेवलपमेंट और उसका मेंटली डेवलपमेंट हो चुका होता है, जो बच्चे का 2 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है। और साथ के साथ जो बच्चे की सीखने की जो स्पीड होती है, अधिगम की जो आपकी स्पीड होती है, वो भी सबसे तेज देखने को मिलती है। ठीक है, अधिगम की सबसे तीव्रतम अवस्था इसको कहा जाता है, जो आपकी शैशवावस्था होती है, यानी आपकी इन्फेंसी स्टेज होती है। यहां आपका पॉइंट क्लियर हुआ। उसके अलावा अगला पॉइंट है, इस अवस्था में नैतिकता यानी मोरलिटी नहीं पाई जाती। अब 2 साल का बच्चा है, आपके घर में भी 2 साल का बच्चा होगा, आपके ऊपर थप्पड़ मार देगा, आपको नाखूनों से छील देगा। ठीक है, 1-2 नाखून मेरे भी लगे हुए, इन्होंने मारे हुए मुझे। ठीक, तो इनको नहीं पता ना कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आपने देखा होगा एक जगह हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो वो कहीं ट्रेन वगैरह से जा रहे थे, आई थिंक मेट्रो से जा रहे थे, तो छोटा बच्चा था, लगभग 2 साल तक का ही बच्चा था, तो नरेंद्र मोदी ने उनको लेने की कोशिश करी, उनको खिलाने की कोशिश करी, तो बच्चे ने क्या काम कर दिया, अपनी मम्मी के पास चला गया वापिस। ठीक है, उसको मतलब नहीं है चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, उसको मतलब नहीं किसी से भी। ठीक है, चाहे तो वो उल्टा भी मार सकता था, चाहे कोई भी आ जाए उसको उल्टा मार देगा, उसको सुना देगा, नोच डालेगा उसको। तो जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर आपको बिल्कुल भी इतनी मोरलिटी नहीं पाई जाती। कुछ बच्चे को डांटते हैं कि नहीं इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, ऐसा मत क्या करो कभी भी। ठीक है, तो जो नैतिकता का अभाव पाया जाता है वो आपका शैशवावस्था के अंदर पाया जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने आप ही उसके अंदर नैतिकता आ जाती है। ठीक, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, ये लोग बहुत मारते हैं हमें जब हमारे घर पर आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, ये देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जितने भी पॉइंट आज की वीडियो के अंदर है वो सभी किसी ना किसी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो किसी भी पॉइंट को आप लोग बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका प्राथमिक सामाजिकरण, यानी जो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है उसकी प्रक्रिया भी इसी अवस्था के अंदर होती है। सोशलाइजेशन क्या होता है, जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो देखिए, जब बच्चा चीजें सीखता है तो बच्चा सबसे पहले चीजें कहां से सीखता है, सबसे पहले जो बच्चा चीजें सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, यानी कि अपनी फैमिली से सीखता है। आप और हम लोग हो चाहे कोई भी हो, सबसे पहले चीजें किससे सीखेगा, वो अपनी फैमिली से सीखेगा। चाहे मातृभाषा के कुछ वर्ड सीखेगा, व्यवहार करना सीखेगा, या काम करने का तरीका जो देखेगा, तो सबसे पहले जो बच्चा सीखता है अपनी फैमिली से सीखता है। और सामाजिकरण की जो आपकी फर्स्ट एजेंसी है, पहली एजेंसी, वो आपका परिवार होता है, जिसमें बच्चा सबसे पहले सीखता है। ठीक है, तो इन्फेंसी स्टेज जो होती है जिसमें बच्चा 2 साल तक का होता है, उसमें जो आपका प्राथमिक सामाजिकरण का जो प्रोसेस है वो आपका इसी अवस्था के अंदर होता है। ये आपकी इन्फेंसी स्टेज थी, ये आपकी कंप्लीट होगी। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम में इधर उधर से पूछे गए वो सब इस वीडियो के अंदर आ गए हैं। आगे देखते हैं, अगली स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। अगली स्टेज के आ गए, ये मेरा भांजा आ गया, तो भांजी गई, अब आ गया भांजा। ठीक है, तो ये स्टेज होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। कौन सी होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था। इसमें बच्चा होता है जब 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है। ये मेरा भांजा है। ठीक है, हम इसको प्यार से कहते हैं तेजी भाई, वरना इसका नाम है आपका तेजस खारी। ठीक है, तो इसमें बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है, इसकी लगभग उम्र 3 साल तक की है। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा बहुत पाई जाती है। बच्चा हर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में पूछता है कि मम्मा ये चीज क्या है, मम्मा आप ये लेकर आए हो तो ये कपड़े किस चीज के हैं, मम्मा हम स्कूल में जा रहे हो तो किस तरीके से जाएंगे। ठीक है, मम्मा ये घर पर आ गए तो कौन आ गए, पापा ये आ गए तो ये किस तरीके से। इतने सारे क्वेश्चन बच्चे के पास होते हैं और पेरेंट्स उनका जवाब दे देके थक भी जाते हैं। ठीक है, कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन का भंडार होता है, ठीक है, यानी जो क्यूरियोसिटी पाई जाती है, वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर पाई जाती है, जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। आप लोगों ने भी खूब पूछे होंगे, हम लोग भी पूछते थे। ठीक, उसके अलावा इसी अवस्था को टॉय एज यानी कि आपका खिलौने की अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था में सबसे ज्यादा बच्चा जो होता है खिलौने से खेलता है। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो खिलौने से ना खिलाओ? आई थिंक सभी खिलौने से खेलोगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी खिलौने से खिलाओ। तो जो बच्चा सबसे ज्यादा खिलौनों से खेलता है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर खेलता है, जब बच्चा आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टॉय एज भी इसको कहा जाता है, यानी कि खिलौने की अवस्था किसको कहा जाता है। यहां तक आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं और पॉइंट, देखते हैं आपके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए, ये पॉइंट आपका बड़ा महत्वपूर्ण है और सीटेट में काफी बार पूछा जा चुका है कि लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, भाषा अर्जन, जब बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख जाता है बिना किसी प्रैक्टिस के। जैसे जो हमारी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, क्या मातृभाषा सीखने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ी थी? बिल्कुल नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हमें किसी बुक की जरूरत पड़ी, ग्रामर के रूल की जरूरत पड़ी, या किसी आदमी के टीचर की जरूरत पड़ी? नहीं। मदर टंग क्या होती थी, हमने अपनी फैमिली के अंदर अपनी फैमिली का इमिटेशन किया, यानी कि अनुकरण किया। जैसे वो भाषा बोलते थे उसको हमने कॉपी करा। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। तो उस भाषा का हमने अनुकरण करा, कॉपी करा और हम उस भाषा को फिर सीख गए। ठीक, तो इसलिए जो छोटे बच्चे का जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन का टाइम पीरियड होता है, जिसमें बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है, तो उसके लिए सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है। जैसी भाषा आप बच्चों के सामने बोलोगे वो उसी को एक्वायर कर लेगा और उसी को बोलना शुरू कर देगा। अच्छी भाषा बोलोगे बच्चा अच्छी भाषा बोलेगा, गलत भाषा बोलोगे, गंदी भाषा बोलोगे, बच्चा उसी को एक्वायर कर लेगा और उसी भाषा को फिर पलट कर आपसे बोलेगा। फिर बच्चों की पिटाई करते हैं, नहीं ये ऐसी भाषा कैसे बोल रहा है। ठीक है, जब खुद ही अच्छी भाषा नहीं बोलोगे तो बच्चा कैसे बोलेगा अच्छी भाषा। तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन के लिए, भाषा सीखने के लिए सबसे जो सेंसिटिव टाइम पीरियड माना गया है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड को माना गया है, जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। ठीक, अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि इस अवस्था में बच्चा जो कल्पनाशीलता वाले गेम्स होते हैं, जो इमेजिनरी गेम्स होते हैं, उनमें आपका एक्टिव रूप से भाग लेना शुरू कर देता है। वो कैसे, आप देखिए आपको बताता हूं। पहले बता रहा हूं, यहां पर जेंडर स्टीरियोटाइप मत कर देना कुछ भी। कभी कभी जितना आपको पढ़ाता हूं वो मेरे ऊपर ही डाल देते हो। ठीक है,
अब मान लीजिए जैसे कोई लड़की है, उसके पास गुड़िया है, तो उस गुड़िया को क्या बना देती है, रानी बना देती है। ठीक, अब ये मत कह देना सर गुड़िया से लड़के भी खेल सकते हैं, बिल्कुल भाई सब खेल सकते हैं, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक, और जो गुड्डा होता है उसको लड़का क्या बना देता है, राजा बना देता है। और ये जो कल्पनाशीलता वाले गेम्स होते हैं फिर इनमें एक्टिव रूप से भाग लेते हैं कि देख मैं राजा बन गया, तू रानी बन गई। ठीक है, अब इस तरीके से अपनी जो किंगडम होती है, जो राज्य होता है, उसको चलाते हैं। ठीक है, तो जितने भी कल्पनाशीलता वाले ऐसे इमेजिनरी गेम्स होते हैं उसमें बच्चा एक्टिव रूप से भाग लेना शुरू कर देता है आपका पूर्व आपकी बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, अगला कौन सा आपका दिया हुआ है। अब आ गई आपकी मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि आपकी मध्य बाल्यावस्था। यहां तो आपकी क्लियर हो गई ना सभी। अब बात करते हैं आपकी मिडिल चाइल्डहुड स्टेज के अंदर, मध्य बाल्यावस्था के अंदर। अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर तो लिखा हुआ है टाइम पीरियड 7 साल से लेकर 11 साल तक का, लेकिन सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था और उसमें जो ऑप्शन दिया था, ऑप्शन के अंदर दे दिया था 6 साल से लेकर 11 साल तक का। अब आप लोग दोनों को ही सही मान सकते हो। ठीक है, तो 6 साल से 11 साल से मान सकते हो, और एनसीईआरटी में 7 साल से लेकर 11 साल दिया हुआ है, तो इसको आप लोग सही मान सकते हो। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई, आगे देखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसको आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। आरंभिक स्कूल की एज इसको इसलिए कहा जाता है, देखिए यहां पर बच्चा 6 साल का है, तो 6 साल का बच्चा क्या होता है, स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, पहली क्लास में बच्चे का एडमिशन हो जाता है, इसलिए इसको आरंभिक स्कूल की एज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या होता है आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर। इसमें क्या होता है, इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। कैसी अवस्था, डर्टी स्टेज कहा जाता है। अब देखिए गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है, जैसे हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे तो जब खाना खाते थे तो कुछ खाना हमारे ऊपर भी डल जाता था। ठीक है, इस तरीके से खाते थे, कपड़े गंदे हो गए। जैसे स्कूल से वापस आ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, अगर कहीं गड्ढा दिख गया, थोड़ा सा भी उसके अंदर पानी दिख गया तो उसमें जाके छलांग लगा दी और अपने सारे कपड़े जूते बेकार कर लिए। एक ऐड आता था ना वो सर्फ एक्सल का था, किसका था वो, 10 रुपए में वो सफा कर देता था कपड़े, तो बच्चा पूरा कीचड़ में पूरा गंदगी में होके आता है, उसकी दादी कहती है ले 10 रुपए ले जा और सर्फ एक्सल लेकर आ जा, दाग अच्छे है, इस तरीके से कुछ आता है। ठीक है, तो बच्चे को इस अवस्था के अंदर गंदगी अच्छी लगती है। ठीक है, जहां पर भी वो देखेगा कुछ भी वही जाकर कूदना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। आप लोगों ने खूब ये काम किया होगा। ठीक है, कीचड़ विचड़ में या धूल मिट्टी में खूब आप लोग खेले होंगे। ठीक, अगला इसको स्मार्ट एज या स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। सबसे ज्यादा स्फूर्ति इसी अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और बच्चा इसके अंदर आपका स्मार्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, उसको दाढ़ी मूंछ होती है, तो एक बार अगर उसके देखने के प्रोस्पेक्टिव से बात मैं करूं तो बच्चा स्मार्ट भी आपको देखने को मिलता है, और स्फूर्ति तो होती है। इसको खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इससे पहले जो आपकी प्री चाइल्डहुड स्टेज थी, पूर्व बाल्यावस्था थी, तो वो थी आपकी खिलौने की अवस्था, जिसमें बच्चा अपना खिलौने से खेलता है सबसे ज्यादा, और ये है आपकी खेलों की अवस्था। इसमें खिलौने से नहीं, खिलौने के साथ साथ जो बाकी के गेम्स होते हैं, जैसे कोई खो खो खेलता था, कोई छुपम छुपाई पकड़म पकड़ाई खेलता था, तो इस तरीके से खेल खेले ना आप लोगों ने, तो सबसे ज्यादा जो खेल बच्चा खेलता है वो आपका किस में खेलता है, आपका मिडिल चाइल्डहुड के अंदर बच्चा खेलता है। ठीक, ये चीज आपका क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। अच्छा, एक दो खेल का नाम तो बता दो, बचपन में कौन कौन से खेल आप लोगों ने खेले थे। अगला पॉइंट आपको दिया है कि इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। हमारी क्लास के अंदर जैसे कुछ लड़की आती तो मोर का पंख आता है ना, तो मोर का पंख किताब के अंदर रखती थी कि, और बहुत सारे रख रखे थे ऐसे, तो हमने पूछा भाई ऐसा क्यों काम करते हो, तो कहने लगी कि इससे हमारी बुद्धि जो है ना बहुत तेज होती है। तो पता नहीं, एक तो शायद फेल हुई थी, ठीक है, तो अब पता नहीं उनकी बुद्धि कितनी तेज हुई है या कितनी तेज नहीं हुई है, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन उनको इंटरेस्ट था स्टोरेज करने का चीजों को। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो WWE के पोस्टर आते हैं ना, ब्रोक लेसनर, अंडरटेकर, तो उनके कार्ड आते थे, मैं उन कार्ड को इकट्ठा करता था, या जैसे फिल्मी स्टार के जो कार्ड आते हैं, कुछ लोग कंचे इकट्ठे करते थे। ठीक है, तो जो इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, स्टोरेज की जो प्रवृत्ति है, ये आपका इसी अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। बताओ आप लोगों ने क्या क्या चीज स्टेज अवस्था है, इस अवस्था के अंदर क्या क्या स्टोरेज करा था। देखो ध्यान से समझिए, सीडीपी सबसे आसान सब्जेक्ट है, पूरे 30 में से 30 नंबर इसके अंदर बच्चे लाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो पूरे 30 में से 30 लाए। कभी भी चीजों को रटना मत, बस चीजों को समझ जाना। ठीक है, आपको सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा जो आपका सीडी पे रहता है, और जिस वे में मैं आपको पढ़ाता हूं उससे आप कभी नहीं भूलोगे और पहली बार में समझ में आ जाएगा, बस आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, उसके अलावा आगे कहा जाता है इसको टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। अब देखिए जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड होती है, हमारे दोस्त यार बन जाते हैं, जैसे हम स्कूल के अंदर गए हमें दोस्त यार मिल गए, चल भाई उन्हीं के साथ रहना फिरना हमारा रहता है। स्कूल के बाद आए, चल यार पार्क के अंदर चल रहे, चलो भाई घूमने चलते हैं। तो इसमें बच्चे के पास पूरा का पूरा गैंग रहता है। ठीक है, टोली रहता है, तो टोली की अवस्था, समूह की अवस्था, गैंग की अवस्था भी इसको कहा जाता है। ठीक, अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में देखो कौन कौन आपके स्कूल के दोस्त थे, तो आपको ध्यान आ जाएगा। अगला दिया हुआ है आपका कि इसे जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड कहा गया है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर मैं आपको एक चांस दूं कि आप लोग अपने पास्ट में चले जाओ, तो आप लोग कौन सी जीवन जीना पसंद करोगे, तो मैक्सिमम का ये आंसर आएगा कि सर हम तो स्कूल वाली लाइफ सबसे बढ़िया लाइफ थी, ना कुछ कैरियर की टेंशन थी, ना कुछ जिम्मेदारियां थी, बस अपना स्कूल जाओ खेलो कूदो बस, ना कुछ सर पर प्रेशर था। ठीक है, तो सबसे यूनिक पीरियड इसको कहा गया है। ठीक है जी, मैं कोइंस करता था। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। ठीक है, हम बचपन याद तो आएगा ये आपका जब आप लोग पढ़ोगे। अगला है, इसमें बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चा इसमें स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आप लोग बच्चों से कुछ भी पूछोगे कि जैसे मान लीजिए कि भाई आपको सब्जेक्ट तैयार करना है या आपको इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, तो कैसे पढ़ोगे, तो बता देगा कि मुझे ऐसा ऐसा पढ़ना है, मैडम ने डायरी बताई हुई है, इसको लिखना है, किताब के अंदर से टॉपिक देखने, तो इस तरीके से मैं कर जाऊंगा। तो बच्चा चिंतन स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। ठीक है,
ये तो यहां तक ये कंप्लीट हो गई। अब बच्ची आपकी लास्ट स्टेज जो होती है आपकी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। तो इसको देख सकते हो, ये मेरा छोटा भाई है, इसकी फोटो मैंने लगाई हुई है, ठीक है। इस ये होती है आपकी 11 साल से लेकर 18 साल तक की, कहीं कहीं पर आपका 12 साल से 18 साल भी दिया हुआ है। इस अवस्था की फोटो मैंने आप जानकर, इसने बहुत सारी फोटो मेरे पास भेजी थी, लेकिन मैंने आप जानकर ये वाली लगाई है। पता है इसका रीजन क्या है? इसकी टाई देखो, इसकी टाई देख रहे हो, ये कहीं स्कूल में घूमने गए थे अपने, तो टाई कहां पर बांध रखी है, ठीक है। टाई बांधने का तरीका देखो, तो इसी से आपको इस पूरी अवस्था के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। देखो अभी ये यही बैठा हुआ है, अभी देख ही रहा है इसको, ठीक। तो ये होती है आपकी किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस, जब बच्चा 11 साल से लेकर 18 साल तक का होता था, ठीक है। हाँ भाई, कबड्डी कबड्डी खेली थी। आज आप लोग सब अपने स्कूल टाइम में चले जाओगे आज की वीडियो को देखने के बाद, ठीक है जी। नोट्स के अलावा नहीं पढ़ना और कुछ भी आपको, ठीक है। नोट्स के अलावा XYZ कुछ नहीं पढ़नी, ना किताब ना कुछ और, बस नोट्स पढ़ने हैं, ठीक। और जो क्लास दे रहा है वो करना। अब देखिए, अब बात करते हैं एडोलसेंस के बारे में। इसके अंदर देखिए क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसमें अक्सर परिवार की तुलना में जो अपने दोस्त यार होते हैं, लोंडे लफाड़े रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनकी राय बच्चा सबसे ज्यादा लेता है। ये पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में जो भी आपका ऑनलाइन हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इसमें बच्चा पता है क्या काम करता है, उसको कोई भी चीज लेनी होगी, मान लीजिए उसको साइकिल लेनी है, या 18 साल तक का बच्चा आज की डेट में मोबाइल फोन ले लेता है, तो अपने पेरेंट्स की सलाह नहीं लेगा कभी भी, अपने दोस्त यार की लेगा। उसके दोस्त यार कहेंगे भाई वो वाला फोन लियो, उसके अंदर ये वाले फीचर है, ठीक है भाई वो वाला लियो, उसमें कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। पेरेंट्स कहेंगे भाई दूसरा ले ले, ये अपने बजट में भी आ जाएगा, या ये चीज आ जाएगी, नहीं उसको कोई मतलब नहीं। अपने पेरेंट्स से ज्यादा यकीन पता है किस पर करता है बच्चा? अपने दोस्तों पर सबसे ज्यादा यकीन करता है इस स्टेज के अंदर, ठीक है। तो आपका किशोरावस्था के अंदर ये वाला आपका काम होता है। उसके अलावा एक और पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि जो उसका गैंग होता है, अब इससे पहले की जो अवस्था थी, जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड थी, उसमें बच्चा गैंग का सदस्य बन जाता है, ठीक है। तो टोली की अवस्था उसको कहा जाता है। लेकिन गैंग का एक्टिव रूप से जो सदस्य बनता है, ठीक है, गैंग का जो एक्टिव रूप से सदस्य बनता है वो आपका एडोलसेंस के अंदर बन जाता है। जहां भी उसके दोस्त यार जाएंगे, घूमने जाएंगे उनके साथ जाएगा, स्कूल जाएंगे उनके साथ जाएगा, ठीक है। कुछ भी करेंगे अपने दोस्तों यारों का एक्टिव रूप से सदस्य बनेगा। अगर मान लीजिए कोई ये कहता है ना नहीं भाई आज मैं नहीं जाऊंगा, तो पता क्या कहेंगे, यार तू तो बेकार है, निकलता भी नहीं है, घर से भी बाहर निकलता है, तो उसको जबरदस्ती कह के अपने गैंग के अंदर शामिल कर लेंगे। तो जो बच्चा एक्टिव सदस्य बन जाता है वो आपका किशोरावस्था के अंदर आपका बन जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, पेपर आपके सीटेट में आया हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट दिया हुआ है। ये क्या गया, अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। देखिए जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड थी उसको जीवन का सबसे यूनिक पीरियड कहा जाता है, अनोखा काल कहा जाता है, लेकिन इसको जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। इसमें शरीर से संबंधित जो चेंज होते हैं इसमें सबसे ज्यादा आते हैं, जो उसके मानसिक विकास से संबंधित चेंज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। उसके अंदर बच्चों को अपने कैरियर से संबंधित कि उसको किस कैरियर का चुनाव करना है उसका डिसीजन इसके अंदर लेना होता है, ठीक है। तो सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है। और यही एक अवस्था है जिसमें मतलब आंधी तूफान इसको कहा जाता है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेता है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। तो जितने भी उलझने, आंधी तूफान जो भी कुछ आ जाती है वो इसी अवस्था के अंदर देखने को मिलती है, जो आपकी किशोर अवस्था आपकी होती है, ठीक है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? ये कहा था आपका किलपैट्रिक ने कहा था। किसने कहा था? आपका किलपैट्रिक ने कहा था, ठीक। और उसके अलावा आंधी तूफान की अवस्था ये कहा था आपका स्टैनले हॉल ने कहा था, ठीक। ये कहा था आपका स्टैनले हॉल ने कहा था। आगे बढ़ते हैं इस अवस्था के बारे में और पॉइंट। इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। विषमलिंगी आकर्षक मतलब जो मेल होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो फीमेल होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। आपके सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे पहले जो रीट का एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आया था कि बच्चे के अंदर जो हार्मोन चेंज होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे के अंदर जो हार्मोन चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, वो किस अवस्था के अंदर होता है? तो वो होता है आपका किशोरावस्था के अंदर होता है। जैसे हार्मोन में चेंज हो जाते हैं तो आपको विषमलिंगी भी आकर्षक देखने को मिलता है, आपका किशोरावस्था के अंदर आपका देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट और क्या दिया हुआ है। इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, सुनहरी अवस्था भी इसलिए कहा जाता है इसको इसलिए अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए उसमें बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चों से आप लोग पूछोगे कि भाई आपको आगे जाके क्या कैरियर बनाना है, क्या आपको बनना है, तो बच्चा अमूर्त चिंतन के द्वारा बता देगा कि मुझे ये चीज करनी है, इस फील्ड में आगे जाना है और इस तरीके से मैं काम करूंगा। तो बच्चे के अंदर जो थिंकिंग यानी चिंतन देखने को मिलेगा वो अमूर्त चिंतन देखने को मिलेगा यहाँ पे। इससे पहले जो मिडिल था उसके अंदर बच्चा सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट आ जाती है। यहां तक समझ गए। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है इसी के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर नजर डालिए कि इसी अवस्था में आपको वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भी भावना देखने को मिलती है। हीरो वर्शिप की भावना मतलब जब मेल या फीमेल कोई भी हो किसी को अपना आदर्श मानकर उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़के होते हैं हनुमान जी को मान लेते हैं, कोई लड़के होते हैं मान लीजिए भगत सिंह को मान लेते हैं, ठीक है। लड़कियां होती है, लड़कियां बताओ किसको मानती है? कोई कैटरीना को मान लेती है, ठीक है, कोई कैटरीना को मान लेती है, कोई कोई मुझे भी कहता है कि सर मैं आपको आदर्श मानता हूं, बहुत सारे डीपी पर अपनी फोटो भी लगा कर रखते हैं। तो ये आपका जैसे इस तरीके से देखने को मिलता है ना, ये हीरो वर्शिप की जो भावना वो ज्यादातर आपकी किशोरावस्था के अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक। आप कोई ना कोई किसी को फॉलो जरूर करते होंगे। जैसे उस टाइम पर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा जो फॉलो किया जाता था तेरे नाम के हेयर स्टाइल को, सलमान खान का जो तेरे नाम का हेयर स्टाइल था 20 की मांग वाला, ठीक है, उनको फॉलो किया जाता था। तो ये होती है आपकी हीरो वर्शिप यानी कि वीर पूजा की जो भावना देखने को मिलती है आपकी किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो विकास की जो अवस्था आई थी सारी
सारी अवस्थाएं मैंने बता दी, जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो सब आपके क्लियर हो गए, तो आपका पूरा आपका विकास का चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये जो अवस्थाएं मैंने आपको बताई है, ज्यादातर क्वेश्चन सीटेट में तो आपका यही से आएगा, आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम होगा तो क्वेश्चन भी आपको यही से देखने को मिलेंगे। इससे बाहर मुझे नहीं लगता किसी टीचिंग एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा।